अल्पुपसोऽहं तं गोमतीशं प्रणमामि नित्यं तं गोमतीशं प्रणमामि नित्यं तं गोमतीशं प्रणमामि नित्यं। जय बोले अनंता नसीब परमेश्वरी भगवान की जय। देवाधिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य महाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। तीन लोक के समस्त अप्रतिम चैत्यालयों की जय। अपन जम्बूद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे और कल अपन ने जो जम्बूद्वीप के बारे में समझा था उसको एक बार शॉर्ट में हम बता देते हैं। सबसे पहले हमने बरक क्षेत्र देखा था। बरक क्षेत्र के जो 6 खंड है वो विजयात पर्वत और गंगा सिंधु नदी के आने से उसके 6 खंड हो जाते हैं। उसमें से यहाँ पे सेकेंड नंबर का जो मलेच खंड है वहाँ पे वृषभागिरी पर्वत पर चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति लिखने जाता है। और यहाँ पे जो नीचे से सेकेंड नंबर है वहाँ पे आर्यखंड है और जहाँ पे अपन सभी लोग रहते हैं। विज्ञान ने जो अभी तक जितना वर्ल्ड विज्ञान ने बताया है वो अभी आर्यखंड के बहुत सारे भाग ऐसे हैं जिसकी रिसर्च विज्ञान नहीं कर पाया है। सिर्फ 2 योजन में पूरा वर्ल्ड आ जाता है और अकेला नीचे भरत क्षेत्र है वो पूरा 526 योजन का है और उसमें से आर्यखंड जो नीचे वाला पोर्शन है वो पूरा 238 योजन का है। इसलिए अभी जो विज्ञान की खोज है वो स्टिल रिमेनिंग है। अपन जिसको पृथ्वी मान रहे हैं उतनी पृथ्वी नहीं है। अपनी पृथ्वी तो 343 घन राज्य प्रमाण है। फिर नेक्स्ट जो हिमवान पर्वत है उस पर कूट है और सेंटर में पद्मा सरोवर है। वहाँ से 2 नदी नीचे की साइड और एक रोहितास्य नदी ऊपर की साइड जाती है। यहाँ पे जो राइट साइड कूट के राइट साइड यानी पूर्व दिशा में एक कृत्रिम चैत्यालय है। बरक क्षेत्र से डबल हिमवान पर्वत है। हिमवान पर्वत से जो नेक्स्ट क्षेत्र हिमवक क्षेत्र आएगा वो उससे डबल है, राइट। तो यहाँ पर भी 2 नदियाँ हैं, रोहित और रोहितास्य 2 नदी है, राइट। वो नाभिगिरी है, उसकी अर्ध परिक्रमा करते हुए पश्चिम की ओर जाती है और ऊपर महापद्मा सरोवर से जो नदी आ रही है वो नाभिगिरी की परिक्रमा करते हुए अर्ध परिक्रमा करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुँह होती है। फिर महाहिमवान पर्वत आएगा जो कि हिमवक क्षेत्र से डबल है और अपन ये भी बोल सकते हैं कि हिमवान पर्वत से 4 गुना है। उसके ऊपर भी कूट है। सेंटर में महापद्मा सरोवर है जो पद्मा सरोवर से डबल था और राइट साइड अकृत्रिम चैत्यालय है। फिर उसके बाद क्षेत्र आता है। वो क्षेत्र अपन ये कह सकते हैं कि हिमवक क्षेत्र से 4 गुना है और हिमवान पर्वत से डबल है, राइट। वहाँ पर भी 2 नदी है, 2 नदी यहाँ पर भी है। तो यहाँ गंगा सिंधु हो गई, यहाँ रोहितास्य हो गई। यहाँ पे जो 2 नदी है वो हरि इस साइड हरि और इस साइड हरिकांता नदी है। तो महापद्मा से हरिकांता नदी नाभिगिरी की अर्ध परिक्रमा देते हुए आए और तिंगिच सरोवर से नाभिगिरी की अर्ध परिक्रमा करते हुए यहाँ पे राइट डायरेक्शन में हरि नदी आई हरि क्षेत्र में, राइट। अब थर्ड नाम का पर्वत यहाँ पे हिमवान महाहिमवान। अब ये निषद पर्वत है, वहाँ से अपने को समझना है। नेक्स्ट तो अपन ने यहाँ पे 3 अप्रतिम चैत्यालयों की वंदना की। एक तो विजयात पर्वत में, फिर दूसरा हिमवान पर्वत पर और महाहिमवान पर्वत पर। इस प्रकार से 3 अप्रतिम चैत्यालयों की वंदना की। अब अपने को निषद पर्वत समझना है। तो निषद पर्वत है वो हरि क्षेत्र के उत्तर में। अभी जस्ट हमने देखा जो हरि क्षेत्र था उसके ऊपर दैट मीन्स उत्तर में निषद पर्वत है। वो तपाए हुए स्वर्ण के कलर के समान स्वर्ण वर्ण वाला है और इसका विस्तार महाहिमवान पर्वत से 4 गुना है। ये तो बहुत सही है कि डबल 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 करते जाना है। जितना हिमवान है उससे डबल महाहिमवान, जितना महाहिमवान है उससे डबल जितना हिमवान है उससे 4 गुना महाहिमवान, जितना महाहिमवान है उससे 4 गुना निषद आ जाएगा, राइट। और क्षेत्र से डबल पर्वत, उसके बाद नेक्स्ट क्षेत्र उससे डबल नेक्स्ट पर्वत। पर जब पर्वत को गिनेंगे तो फिर 4 गुने होते जाएंगे। पर यह इसके ऊपर 9 फुट है और जो पूर्व दिशा में जो सिद्धांत फुट है उस
उसमें जीव मंदिर है और बाकी सारे कूटों में गंतर देवों के भवन है और मध्य में तिंगिच नाम का तालाब है और वहाँ से इसके दक्षिण द्वार से हरित नदी निकलती है और उत्तर द्वार से सितोदा नदी निकलती है। ये अपन सब कुछ पहले भी थोड़ा देख चुके हैं, अब इसको चार्ट के माध्यम से देखने का ट्राई करते हैं। यहाँ अपन निशद पर्वत देख रहे हैं, राइट। तो आपको बार बार हम इसीलिए कह रहे हैं जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। अब जो निशद पर्वत है वो महाहिमवंत पर्वत से 4 गुना हो जाएगा और हरे क्षेत्र के उत्तर डायरेक्शन में है। यहाँ पर भी 9 फुट है और जो राइट डायरेक्शन में है वो यहाँ पे सिद्धार्थनपुर पर अकृत्रिम चैत्यालय है। उसके सेंटर में तिंगित सरोवर है। तिंगित सरोवर से 2 नदी पास हो रही है। जो दक्षिण की ओर जो नदी पास हो रही है और अर्ध परिक्रमा करते हुए हरि क्षेत्र में जो नदी जाती है उसका नाम हरि नदी है और जो उत्तर की ओर जो नदी है वो ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो ये नदी है और नदी यहाँ से उत्तर की ओर टर्न करते हुए, राइट, वो सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत की अर्ध परिक्रमा करते हुए पश्चिम की ओर वेस्ट डायरेक्शन में मूव हो रही है और उसका नाम सितोदा नदी है, राइट। तो इतना आपको समझ में आ गया कि 2 नदियाँ यहाँ से हरि नदी और ऊपर से सितोदा नदी निकलेगी। तो इस प्रकार से ये आपका निशद पर्वत हुआ और निशद पर्वत का कलर है तपाए हुए स्वर्ण के समान। तो इतना निशद पर्वत हो गया और यहाँ पे अकृत्रिम चैत्यालय। तो अपने को कितने अकृत्रिम चैत्यालय हुए हैं? भरत क्षेत्र के विजयात पर्वत का एक अकृत्रिम चैत्यालय, हिमवान पर्वत के राइट डायरेक्शन का एक अकृत्रिम चैत्यालय, महाहिमवान पर्वत के राइट डायरेक्शन में एक अकृत्रिम चैत्यालय और 4th निशद पर्वत की राइट डायरेक्शन का एक अकृत्रिम चैत्यालय। तो अपन ने अभी तक जो मध्य लोक के 458 अकृत्रिम चैत्यालय है उसमें से 4 अकृत्रिम चैत्यालय को देखा है। अभी अपने को 454 जो और बाकी है अकृत्रिम चैत्यालय उन सभी की भी गणना करनी है। तो इतना सबको समझ में आ गया निशद पर्वत पे किस तरह की इससे डबल होता है। अब अपने को निशद पर्वत के बाद जो विदेश क्षेत्र आ रहा है और विदेश क्षेत्र भी पूरे जम्बूद्वीप का सेंटर का पोर्शन है और पूरे जम्बूद्वीप में जैसे बॉडी में नाभि होती है वैसे सुमेरु पर्वत जम्बूद्वीप की नाभि की तरह है। तो ये जो इतनी लाइनिंग्स क्या दिख रही है ये सब क्या है, उन सबको ये जो शेप दिख रहा है वो क्या है, ये क्या दिख रहा है वाइट कलर का, ये 2 ट्री क्या है, वो सब कुछ अपन विदेश क्षेत्र में समझने का ट्राई करेंगे। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इतनी सारी लाइनिंग्स क्या है, बीच में ऑरेंज कलर का क्या है, राइट। जस्ट आपको मन को कॉन्सेंट्रेट करना है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने को पढ़ना है। तो अपन सबसे पहले ये जो पूरा विदेश क्षेत्र दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसमें जो सेंटर में सुमेरु पर्वत है उस सुमेरु पर्वत को सबसे पहले समझेंगे। फिर उसके बाद ये जो 4 आपको दिख रहे हैं उसको गजदन कहते हैं, उसको समझेंगे। 1 बाय 1 अपन समझते जाएंगे। नेक्स्ट फाइन, ये विदेश क्षेत्र, राइट, वो जो आपको दिख रहा था पूरे जम्बूद्वीप में विदेश क्षेत्र उसको यहाँ पे जूम कर दिया है, राइट। उसके सेंटर में सुमेरु पर्वत है। तो ये सुमेरु पर्वत कहाँ पर है? तो ऑब्वियसली निशद पर्वत के उत्तर में और नील पर्वत के दक्षिण में विदेश क्षेत्र स्थित है। यहाँ पे विदेश क्षेत्र था, अपन ने जम्बूद्वीप के मैप में देखा था यहाँ नील पर्वत था और विदेश क्षेत्र के नीचे निशद पर्वत था। इसलिए लिख दिया कि निशद पर्वत के उत्तर में और नील पर्वत के दक्षिण में बीच में विदेश क्षेत्र है। इसका विस्तार हरि क्षेत्र से 4 गुना है, राइट। अपन क्षेत्र वाइज गिनेंगे तो क्षेत्र वाइज विस्तार एक से दूसरे क्षेत्र का 4 गुना, उससे फिर नेक्स्ट क्षेत्र का उस क्षेत्र के हिसाब से 4 गुना हो जाएगा। और पर्वत और क्षेत्र का 1 बाय 1 गिनेंगे तो डबल होता जाएगा। तो हरि क्षेत्र से तो ऑब्वियसली 4 गुना हो जाएगा। और ये जम्बूद्वीप का मध्यवर्ती क्षेत्र है, फाइन। और एक क्षेत्र के बिल्कुल मध्य भाग में लोक की नाभि की तरह सुमेरु पर्वत है, राइट। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जम्बूद्वीप के बिल्कुल सेंटर में जैसे लोक की नाभि हो उस तरह से सुमेरु पर्वत है। और मेरु पर्वत की पूर्व दिशा में पूर्व विदेह है। ये आपका जो मेरु पर्वत है उसकी पूर्व दिशा दैट मीन्स राइट डायरेक्शन में। ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जितना यहाँ से लेके यहाँ तक वो सारा आपका पूर्व विदेह है। और मेरु पर्वत की यहाँ से लेके यहाँ तक
पश्चिम विदेह है, राइट। तो ये पूर्व विदेह हो गया और ये पश्चिम विदेह हो गया। जैसे अपन नदियों में देखते थे कि गंगा नदी पूर्व साइड, सिंधु नदी पश्चिम साइड जाती है, वैसे ही ये मेरू पर्वत सेंटर में आ गए। तो जो विदेह क्षेत्र था वो दो पार्ट में विभाजित हो गया, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। फिर इनका पूर्व विदेह के मध्य में सीता नदी, आपको एक ब्लू कलर की दिख रही होगी, ये सीता नदी। तो पूर्व मध्य है, पूर्व विदेह है, उसके मध्य में ये क्या है, सीता नदी है। और ये जो पश्चिम विदेह है उसके मध्य में क्या है, ये सीतोदा नदी है। तो आपको विदेह क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां बहती है, तो सीता और सीतोदा। अभी तक अपन ने कितनी नदियों को देखा, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरि, हरिकांता, और विदेह क्षेत्र में देखा सीता और सीतोदा। तो आपको ये विदेह क्षेत्र का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। सेंटर में सुमेरु पर्वत, आजू बाजू में सीता और सीतोदा नदी। सुमेरु पर्वत आने के कारण विदेह क्षेत्र के दो पार्ट, पूर्व विदेह एंड पश्चिम विदेह हो गया, और हरि क्षेत्र से 4 गुना है। नेक्स्ट, फाइन। अब अपने को पंचमेरु समझना है। पंचमेरु आप सभी लोग पूजा करते हो, और पूजा में जयमाला आती है पंचमेरु, राइट। पंचमेरु यहाँ पर है। अब यहाँ जो जम्बू द्वीप है उसमें कितने मेरु है, तो जम्बू द्वीप में तो सुमेरु मेरु तो अपन ने देखा, जो सुमेरु पर्वत है उसकी पोजीशन तो हमने देख ली। फिर ये जो 4 आपको दिख रहे हैं, और अभी तक हमने जो पूजा में पढ़ रखा है और सुन रखा है कि पंचमेरु होते हैं। मंदिर में भी अपन ने कई जगह मंदिर में भी पंचमेरु होते हैं। तो होते कहाँ पर है, जम्बू द्वीप में क्या पंचमेरु होते हैं, कहाँ पर होते हैं, जम्बू द्वीप में तो एक ही सर्कल दिख रहा है, मीन्स एक ही सेंटर का जो सुमेरु पर्वत है, सुदर्शन मेरु, दैट मीन्स सुदर्शन का सु और मेरु का मेरु। तो मेरु तो 5 है, उसमें से जम्बू द्वीप में तो एक ही सर्कल है, बाकी तो ऊपर नीचे दोनों ही साइड पर्वत और क्षेत्र है, और सुमेरु की भी दोनों साइड पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। फिर ये 4 की पोजीशन कहाँ पर है, तो उसको अपन बाद में समझेंगे। सबसे पहले अपन पंचमेरु जो पूजा पढ़ते हो उसकी जयमाला के अकॉर्डिंग हम आपको किस तरह से उसकी विड्थ और उसकी हाइट किस तरह से होती है वो पूरा समझने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे ये पंचमेरु का चित्र है। अब जब आप जयमाला पढ़ते हो तो सबसे पहली लाइन आती है, प्रथम सुदर्शन स्वामी विजय अचल मंदर कहा, विद्युन्माली नाम पंचमेरु जग में प्रगट। तो ये जो फर्स्ट लाइन आती है उसमें 5 मेरु के नाम आ गए। प्रथम सुदर्शन स्वामी, यानी सबसे बड़ा मेरु कौन सा है, तो सुदर्शन मेरु, जिसको आप शॉर्ट में सुमेरु बोलते हो। सेकेंड विजय, तो विजय किस साइड है, तो सुदर्शन मेरु की राइट डायरेक्शन में विजय। फिर अचल लेफ्ट डायरेक्शन में अचल, राइट। फिर मंदर, तो मंदर यहाँ पे इस साइड राइट डायरेक्शन में, और लास्ट वन विद्युन्माली, तो यहाँ पे आप देख रहे हो विद्युन्माली। तो ये पंचमेरु जग में प्रगट, ये 5 मेरु जग में विख्यात है। अब अपन 1 बाय 1 एक मेरु के बारे में समझेंगे, ठीक। नेक्स्ट, सुदर्शन मेरु, तो सुदर्शन मेरु है, उसकी कुल हाइट कितनी है, तो 1,40,000 योजन उसकी कुल हाइट है। ये अपन देख चुके हैं, 1,40,000 योजन का सुमेरु पर्वत है। यहाँ चित्र में भी आपको दिख रहा है, ये पूरा 1,40,000 योजन का सुमेरु पर्वत है। चूली का, तो चूली का क्या है, 40 योजन की। यहाँ पर ऊपर वैडूर्य मणि जैसे कलर की, नीले कलर की चूली का है, वो सिर्फ 40 योजन की। तो कभी कभी कई लोग जैसे सुमेरु पर्वत के बारे में बोलते हैं, तो सुमेरु पर्वत के लिए बोलते थे 1,00,000 योजन का है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट दिया हुआ है कि 1,40,000 योजन, तो 40 योजन की चूली का है। तो 1,00,000 के सामने 40 योजन कुछ भी नहीं कहलाती, राइट। 1,00,000 योजन के सामने 40 योजन कुछ भी नहीं है। जैसे आपको आपकी भाषा में समझाओ तो किसी के पास 1,00,000 रुपीज़ है और किसी के पास सिर्फ 40 रुपीज़ है, तो 1,00,000 रुपीज़ के सामने 40 रुपीज़ कुछ भी नहीं है, राइट। इसलिए बोलने में कभी 1,00,000 योजन बोल देते हैं, इसलिए क्योंकि चूली का पे 40 योजन नहीं काउंट करते हैं। पर एग्जैक्ट कितना है, तो 1,40,000 योजन। उसकी जड़, कोई भी पर्वत होती है, उस पर्वत होता है उसकी जड़ होती है। तो जो सुमेरु पर्वत की जड़ है वो 1000 योजन है। तो कितनी योजन है, 1000 योजन। और अपन ने देखा था कि जो सुमेरु पर्वत की जो जड़ है वो 1000 योजन कहाँ पे, चित्रा पृथ्वी पर है, राइट। तो ये 1000 योजन
नीचे है। और मेरू पर्वत की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 99,000, क्योंकि सपोज ये मध्य लोक है, राइट। तो सुमेरु पर्वत यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सुमेरु पर्वत यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 99,000 है, और ये समझ लो 1000 योजन है। तो 1000 योजन वो नीचे चित्रा पृथ्वी पर उसकी जड़ है, तो वो 1000 योजन जो नीचे है वो विजिबल नहीं होता है। जितना विजिबल है वो 99,000 और 40 योजन की चूली का, और 1000 योजन उसकी नीचे की गहराई है। तो आपको इतना समझ में आ गया। टोटल 1 लाख योजन, 1,40,000 योजन का ये अपना सुमेरु पर्वत है। तो इतना आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट फाइन। अब जो सुदर्शन मेरू है उसके पर क्या क्या है जो हमको इतना लंबा दिखता है? जम्बूद्वीप आप हस्तिनापुर में जो बना हुआ है, आप उसको ही जम्बूद्वीप मत समझना। दैट मीन्स एक बार हमने क्लास पढ़ाते पढ़ाते पूछ लिया कि आज अपन जम्बूद्वीप के बारे में समझेंगे, तो एक आंटी थी, एक दादी, वो बोली कि हाँ हमने तो देखा हुआ है, वो तो जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में है। तो वो जम्बूद्वीप का सिर्फ मॉडल है, राइट। हस्तिनापुर भी जम्बूद्वीप में है, राइट, पर हस्तिनापुर में जो जम्बूद्वीप बना हुआ है वो सिर्फ उसका मॉडल है। तो आप हस्तिनापुर खुद एक भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हस्तिनापुर है, फाइन। तो जो मेरू पर्वत है, सुदर्शन मेरू पर्वत, उस पर क्या क्या है? तो भद्रशाल वन है, नंदन वन है, सोमनाथ वन है और पांडुप वन है, राइट। भद्रशाल वन चित्रा पृथ्वी पर है, जैसा अभी हमने बताया। नंदन वन है वो चित्रा पृथ्वी से 500 योजन ऊपर है। सोमनाथ वन है वो नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर है, और पांडुप वन है वो सोमनाथ वन से 36,000 योजन ऊपर है। अब आपको लगेगा ये सब माता जी ने क्या बता दिया? इट्स ओके, आप बिल्कुल घबराइए मत। ये सारे वनों को अपन 1 बाय 1 देखेंगे। जो सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन है, उसमें से 1000 योजन तो नीचे है, इसलिए उसको भूल जाइए। अब 99,040 योजन जो अपना रिमेनिंग है उसको अपन देखेंगे कि किस प्रकार से सुमेरु पर्वत इतना ऊंचा है। ये जो 4 प्रकार के वन हैं वो सुमेरु पर्वत पर किस तरह से है। तो हम सुमेरु पर्वत को ये समझ लीजिए कि थोड़ा थोड़ा करके 1 बाय 1 देखेंगे। नेक्स्ट फाइन। तो ये सबसे पहले आप जो जयमाला जहाँ से आपकी स्टार्ट होती है, सुमेरु पर्वत है, यहाँ से आप सुमेरु पर्वत को नीचे से समझेंगे। जो पूरा सुमेरु पर्वत था उसको अभी हमने नहीं लिया है। यहाँ पे जैसे जैसे जयमाला आप पढ़ते हो वैसे वैसे यहाँ पूरा पर्वत अभी आप बेस देख रहे हो, और जब चूली का है वहाँ तक का पूरा पर्वत अपना अभी बन जाएगा। तो जैसे जैसे जयमाला है वैसे वैसे हमने यहाँ पे फोटो क्रिएट करवा के रखे हुए, जिससे आपको पता चले कि सुमेरु पर्वत 99,000 योजन ऊपर किस तरह से है। तो फर्स्ट जयमाला का फर्स्ट लाइन, प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे, भद्रशाल वन भूपर छाजे, चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वचन कर वंदना हमारी। अब अपने को समझना है कि फर्स्ट जो अपन लाइन हर बार जिनकी पर से जो पंचमेरु की पूजा करते हैं तो ये क्या बोला गया है उसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। फर्स्ट है प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे, तो सबसे पहला जो है वो सुदर्शन मेरु है। और भद्रशाल वन भूपर छाजे, भू का मतलब होता है जमीन पर। कौन सी जमीन पर? तो चित्रा पृथ्वी पर। कौन सा वन है? तो भद्रशाल वन, राइट। चैत्यालय चारों सुखकारी, वहाँ पे कितने चैत्यालय है? तो 4, राइट। मन वचन तन कर वंदना हमारी, उन सबको हम मन वचन तन से वंदना करते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये आपको जो आपकी ये सेब देख रहा है जैसे काजू कतली होती है, तो काजू कतली सेब में जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है यहाँ से लेके पूरा वो भद्रशाल वन है। कि भद्रशाल वन इस प्रकार के सेब में होता है, जो ग्रीन कलर का वो वन है वो पूरा काजू कतली सेब में यहाँ से यहाँ तक है, तो वो भद्रशाल वन है। और ये हो गया भद्रशाल वन भूपर छाजे। तो चैत्यालय चारों सुखकारी, तो उसकी चारों दिशा में क्या है? 4 चैत्यालय, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, राइट। ये 2 डायमेंशन डायग्राम है। फाइन, आपको इसको 3D में भी विजुलाइज कर सकते हो कि ये जमीन है, भद्रशाल वन है काजू कतली सेब का,
और उसके सेंटर में क्या है, चारों दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशा में क्या हो जाएगी, चार के चैत्यालय, यानी एक एक दिशा में एक एक चैत्यालय है। तो चारों दिशा में कितने चैत्यालय हो गए, चार चैत्यालय। तो पृथ्वी तल पर प्रारंभ में मेरू पर्वत का विस्तार कितना है, तो आपको अब जो विस्तार है, जो उसकी चौड़ाई है और जो हाइट अपन पढ़ेंगे उन सबको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ आप आराम से समझ जाओगे कि 99,040 योजन ऊपर किस प्रकार से है। तो जो ये भद्रसालवन है, यहाँ पर मेरू पर्वत का विस्तार कितना है, तो 10,000 योजन यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरू पर्वत का विस्तार पृथ्वी तल पर 10,000 योजन है, जो ऊपर क्रमशः घटता गया है। दैट मीन्स आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी चित्रा पृथ्वी है और चित्रा पृथ्वी पर भद्रसालवन जो काजू कतली के शेप में आपको दिख रहा है उस टाइप का है। अब उसके सेंटर में जो चैत्यालय, जो चार साइड पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशा में एक एक जो चैत्यालय है, तो वहाँ पे कितना विस्तार है उसका, तो 10,000 योजन विस्तार वाला जो भद्रसालवन है उसमें चार दिशा में एक एक चैत्यालय है। तो अभी कितना है, 10,000 योजन है और ऊपर जाते जाते क्रमशः वो घटता जाएगा, राइट। फिर भद्रसालवन, इनमें भद्रसालवन पृथ्वी पर तथा शेष 3 वन मेरू की 3 कटनियों पर है, राइट। तो यहाँ पे भद्रसालवन है वो पृथ्वी पर है और बाकी जो 3 वन है, यानी अभी अपन ने इसके प्रीवियस स्लाइड में देखे टोटल 4 वन होते हैं, भद्रसालवन, नंदनवन, सोमनस वन और पांडुप वन, राइट। तो भद्रसालवन है वो तो जमीन पर है, पृथ्वी पर है और बाकी जो 3 वन है वो मेरू की कटनियों पर स्थित है, यानी सुमेरु पर्वत है उसकी कटनी। कटनी का मतलब होता है जैसे सपोज ये वन है, राइट। तो कटनी का मतलब यहाँ से भी पर्वत थोड़ा कटा, यहाँ से भी कटा, यहाँ से भी कटा और यहाँ से भी, यानी चारों डायरेक्शन में से पर्वत थोड़ा थोड़ा कटा, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, कटनी। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि पांडुक शिला बनती है, जब पंचकल्याण होता है तो पांडुक शिला बनती है, तो कैसा होता है, नीचे जैसे पूरा सीमेंट का बनाते हैं, फिर थोड़ा छोटा होता है, फिर ऊपर थोड़ा छोटा होता है, तो जो कट हो रहा है वो क्या हो गया, कटनी हो गई, राइट। नेक्स्ट, अब अपन नेक्स्ट समझते हैं। जो आपकी दूसरी पंक्ति आती है, दूसरा जो छंद आता है पंचमेरु की पूजा में, वो ऊपर पंच सतक पर सोहे, नंदन वन देखत मन मोहे, चैत्यालय चारो सुखकारी, मन वचन कर वंदना हमारी। अब अभी तक अपन ये पढ़ते थे ऊपर पंच सतक पर सोहे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अब 2 चीजें यहाँ मिक्स हुई, राइट। सबसे पहले जो भद्रसालवन अपन ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, तो ये क्या हो गया, आपका भद्रसालवन हो गया, उसकी 4 दिशा में 4 चैत्यालय थे, तो ये 4 दिशा में, तो यहाँ तो आप बोलोगे कि 3 ही मंदिर, 3 ही भगवान जी दिख रहे हैं, 1, 2 और 3, 3 ही चैत्यालय दिख रहे हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में डायग्राम है, तो ये चौथा मंदिर कहाँ होगा, पीछे की साइड, राइट। तो इसलिए यहाँ पे दिखाने में 3 ही दिख सकते हैं, पर अपन ने भद्रसालवन में देखे थे 4, तो यहाँ पे बीच में 2 डायमेंशन में डायग्राम होने से यहाँ पे आपको 3 ही दिख रहे हैं, होते कितने हैं, 4। तो ये आपका भद्रसालवन की 4 प्रतिमा जी, 4 चैत्यालय हो गए, फाइन। अब उसके ऊपर कितना, ऊपर पंच सतक पर सोहे, पंच सतक यहाँ लिखा हुआ है, पंच दैट मीन्स 5 और सतक मीन्स 100, तो 5 और 100 को प्लस कर दीजिए, यानी 5 और 100 को प्लस, यानी 5 के बाद आपको 100 यानी 2 0 लिखना है, तो 5 और उसके बाद 2 0 लिखोगे तो वो 500 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर पंच शतक पर सोहे, तो 500 योजन के ऊपर हाइट पर नंदन वन देखत मन मोहे, कौन सा वन मिलेगा, नंदन वन मिलेगा। तो यहाँ भद्रसालवन था, भद्रसालवन से हम ये दिख रहा है आपको, भद्रसालवन से 500 योजन की हाइट पर गए, ये भद्रसालवन है, भद्रसालवन से यहाँ 500 योजन के ऊपर हाइट पर गए, तो हमको कौन सा वन मिल गया, ये ब्यूटीफुल जो नंदन वन है वो हमको मिल गया। और वहाँ पे कितने चैत्यालय है, तो चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वचन कर वंदना हमारी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में
एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। तो 4 यहाँ पे भद्रसाल वन पे हो गए और नंदन वन पर भी 4 चैत्यालय हो गए। तो आपने आज कौन कौन से वन देखे? राइट, भद्रसाल वन देखा जो नीचे 10,000 उसका विस्तार है। फिर ऊपर घटता घटता ऊपर जाएंगे तो आपको कौन सा वन मिलेगा? तो नंदन वन मिलेगा। और नंदन वन पे क्या है? पृथ्वी तल से 500 योजन ऊपर है। अपन ने देख लिया भद्रसाल वन से ये 500 योजन ऊपर है। अब ऊपर नंदन वन के स्थान पर ये चारों ओर से 500 योजन संकुचित होता है। अब ये क्या बात है? तो अभी हमने समझाया था कि 500 योजन हाइट पर आप आए तब आपको ये पूरा नंदन वन मिल गया। अब नंदन वन में भी कैसा है कि चारों डायरेक्शन से 500 योजन वो पर्वत क्या है? कटता है। तो उसका मतलब वहाँ पे क्या बन जाएगी? कटनी बन जाएगी। सपोज ये गोल है, अब चारों डायरेक्शन से आप 500 योजन कट कीजिए तो वो जो सिचुएशन बनेगी वहाँ पे चारों दिशा में क्या है? 4 चैत्यालय है। तो 500 योजन चारों दिशा में वो पर्वत कटता है तो वो पूरी कटनी बन जाएगी। फाइन, तो ये आपका हो गया नंदन वन। इसलिए यहाँ पे बोल दिया यहाँ उसकी पहली कटनी है, ये फर्स्ट कटनी है क्योंकि भद्रसाल वन पर तो जमीन पर ही था। राइट, और अब ऊपर गए फिर चारों दिशा में पर्वत कटा 500 योजन तो वो कटनी बन जाएगी और वहाँ पे चारों दिशा में 4 अकृत्रिम चैत्यालय है। नेक्स्ट, अब आपको तीसरा वन देखना है जिसको कहते हैं सौम्नस वन। राइट, आप पंचमेरु का जो सुमेरु पर्वत है उस सुमेरु पर्वत दैट मीन्स जो सुदर्शन मेरु पर्वत है उसके आज दर्शन कर रहे हैं कि उसमें किस प्रकार से 16 चैत्यालय होते हैं। राइट, जो जयमाला हम पढ़ते हैं वो बताई हुई है, उसको यहाँ प्रैक्टिकली डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको जूम कर दो। तो यहाँ पे अपन तीसरे वन में आ गए जिसको कहते हैं सौम्नस वन। अब अपन जो सौम्नस वन थे उसको देख रहे हैं। तो ये सबसे पहले आपका भद्रसाल वन, उसमें चारों दिशा में 4 प्रतिमा। अब उससे अपन 500 योजन ऊपर हाइट कर गए तो अपने को चारों दिशा में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय मिला। एक चैत्यालय पीछे की साइड होगा। राइट, तो ये 500 योजन हाइट पर पर्वत चारों दिशा में 500 योजन कट गया और कटने के बाद पहले कटने पर चारों दिशा में एक एक का अकृत्रिम चैत्यालय हो गया। तो आपको याद रखना है भद्रसाल वन से नंदन वन का डिस्टेंस कितना है। तो भद्रसाल से नंदन वन कितनी हाइट पर है? तो 500 योजन हाइट पर है। और फिर नंदन वन जो हमको मिलता है वो चारों दिशा में 500 योजन कटा हुआ है तो वो एक कटनी बन जाएगी। अब हम यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ नंदन वन से हमको तीसरा पर्वत मिलेगा जिसका नाम है सौम्नस पर्वत। अब वो नंदन वन से सौम्नस पर्वत कितना दूर है? इस पर्वत को इस साइड है। फाइन, अब आप प्लीज ये एक और जी ठीक फाइन। ये अपन देख रहे थे, ये अपना भद्रसाल से नंदन वन तक आए। नंदन वन है वो भद्रसाल से 500 योजन की हाइट पर है। अब जो ये नंदन वन है ये सौम्नस वन है तो वो कितनी हाइट पर है? तो आप टोटल देख रहे हैं, उसको पहले अपन जो पूजा में लाइन आती है उससे पढ़ लेते हैं। 62 सहस ऊंचाई, वन सो मनस सोबे अधिकारी, चैत्यालय चारो सुखकारी, मन वच तन कर वंदना हमारी। राइट, तो यहाँ पे क्या बोला? 62 सहस ऊंचाई, यानी इसकी हाइट कितनी है? सौम्नस पर्वत की हाइट नंदन वन सौम्नस जो वन है उसकी हाइट नंदन वन से कितनी है? तो टोटल उसकी हाइट है 62 सहस ऊंचाई। 62 सहस का मतलब होता है 1000 हजार और 62 यानी 62,500। राइट, इतनी हाइट पर सौम्नस वन शोभि अधिकारी वो सुशोभित हो रहा है। और उसमें भी कितने चैत्यालय हैं? तो चैत्यालय चारों सुखकारी, मंद वचन कर वंदना हमारी। तो ये टोटल 62,500 योजन की हाइट पर हमको ये
थर्ड वन जिसको सौनस वन कहते हैं वो मिलता है। अब ये क्या लिखा हुआ है तो आपको याद रखना है कि ये पर्वत कैसा है। तो 11,000 योजन समान विस्तार से जाता है, राइट। सपोज आप ये नंदनवन पर हो। अब नंदनवन से जो सौनस वन की हाइट जो अपन ने देख ली 62,500 योजन है, तो यहाँ से ये पर्वत है वो 11,000 योजन बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। जैसे यहाँ से ये पर्वत बिल्कुल 11,000 योजन तक स्ट्रेट जाएगा। आप ये डायग्राम में भी देख रहे हो कि ये पर्वत जैसे नंदनवन से ये जो पर्वत है 11,000 योजन तक बिल्कुल सीधा है, राइट, ये सीधा है। अब फिर क्या करता है, थोड़ा कटता है, थोड़ा तिरछा, यानी पर्वत को ऐसे टेढ़ा नहीं हो जाएगा पर पर्वत थोड़ा ऐसे कटता है, स्ट्रेट नहीं है। तो फिर क्रमशः कटता हुआ 51,500 योजन वो कितना हो जाएगा, कटेगा और फिर सीधा जाएगा। दैट मीन्स ये 11,000 योजन तक तो सीधा गया और फिर ये हाइट है 51,500, तो वो पर्वत थोड़ा 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 कट कट के ऊपर की ओर जाएगा। तो इसका मतलब ये 51,500 ये और ये 11,000, तो टोटल कितने हो गए 62,500 योजन पूरी नंदनवन से लेके सौनस वन तक के बीच का डिस्टेंस हो गए। और वहाँ पर भी कितने चैत्य रहे, तो 4 चैत्य रहे, लेकिन ये आपकी दूसरी कटनी है। दैट मीन्स जो सौनस वन है उसमें भी चारों दिशा में 500-500 योजन पर्वत कटेगा और वहाँ पे कटनी जो बनेगी चारों दिशा में एक अकृत्रिम चैत्यालय है। तो यहाँ पे फिर से हमारे 4 अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना हुई। तो टोटल कितने अकृत्रिम चैत्यालय, नीचे 4, यहाँ 4 और यहाँ 4, तो 4 3 12, राइट। तो यहाँ पे कितना याद रखना है, नंदनवन से सौनस वन की हाइट। तो इस प्रकार से नंदनवन से जो सौनस वन है उसकी टोटल हाइट 62,500 योजन है। तो अपन ने देख लिया 11,000 योजन तक पर्वत सीधा जाता है और फिर थोड़ा तिरछा कट करके यानी 51,500 योजन तक ऐसा थोड़ा तिरछा जाएगा, राइट। तो ये टोटल 62,500 योजन उसकी हाइट होगी। तो नंदनवन से सौनस वन की हाइट 62,500 योजन है और वहाँ पे 4 दिशा में 4 अकृत्रिम चैत्यालय है। तो इस तरह से ये सौनस वन हो गए। तो टोटल अपन ने यहाँ भद्रशैल वन, नंदनवन और सौनस वन तीनों जगह 12 अकृत्रिम चैत्यालय देखे। अब नेक्स्ट, अब पांडुप वन जो सबसे टॉप के ऊपर है, पांडुप वन, उसको अपन देखेंगे। तो अभी तक अपन कितनी हाइट पर आए, जो 99,040 योजन का जो सुमेरु पर्वत है 1000 योजन तो उसकी गहराई है। तो नीचे से भद्रशैल से 500 योजन ऊपर आए, फिर नंदनवन पहुंचने के बाद 62,500 योजन ऊपर आए। तो टोटल 63,000 योजन अपन हाइट पर खड़े हैं, यानी एक योजन होता है लगभग 6,000 किलोमीटर का। और आप कितनी हाइट पे अभी खड़े हो, 63,000 योजन हाइट पे खड़े हो। तो इतना ऊपर अपन सौनस वन पे खड़े हैं, वहाँ से पांडुप वन की सिचुएशन क्या है उसको समझेंगे। तो अभी अपन इधर है सौनस वन और वहाँ से पांडुप वन कितना ऊंचा है, तो पंचमेरु की पूजा में आता है। ऊंचा जो जन सहस 36 पांडुक वन सोहे गिरिशीसम, चैत्यालय चारो सुखकारी, मन वच तन कर वंदना हमारी। यहाँ बताया है ऊंचा जोजन सहस 36, जोजन दैट मीन्स योजन, सहस यानी 1000 और 36 यानी 36, तो 36,000 योजन हाइट पर क्या है, तो पांडुप वन है। पांडुप वन सोहे गिरिशीसम, गिरिशीसम यानी गिरी जो सुमेरु पर्वत है, जो सुमेरु पर्वत है उसके शीशम, शीशम का मतलब होता है कि उसके शीश पर सुमेरु पर्वत के सबसे ऊंचे कौन सा पर्वत है, तो वो पांडुप वन है। और पांडुप वन सौनस वन से कितनी हाइट पर है, तो 36,000 उसकी हाइट है, 36,000 योजन की हाइट पर है। और वहाँ पर भी क्या है, तो 4 चैत्यालय है और उन सब की अपन भाव सहित मन वचन तन से वंदना करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये टोटल 36,000 योजन उसकी हाइट बताइए, 36,000 योजन।
अब यहाँ पर भी जैसी सिचुएशन सोमनस वन में, नंदन वन से सोमनस वन के बीच में थी, वैसा ही 11,000 पर्वत थोड़ा सीधा जाता है, राइट, यानी स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे ये पर्वत, ये नंदन वन सोमनस वन है, यहाँ से पर्वत 11,000 सीधा जाएगा और फिर पर्वत थोड़ा ऐसा कटेगा, तो ये 11,000 सीधा गया और फिर ये यहाँ से यहाँ जो पर्वत आपको थोड़ा तिरछा दिख रहा है वो 25,000 योजन पर्वत दोनों साइड से कटा हुआ है, तो 25,000 योजन ये और 11,000 ये, टोटल 36,000 योजन का सोमनस पर्वत से पांडुप वन के बीच का डिस्टेंस है। तो सोमनस वन से पांडुप वन में 11,000 सीधा जाना है, यानी पर्वत जो है वो सीधा है, फिर थोड़ा दोनों साइड ऐसे कटेगा, वो 25,000 योजन है, तो टोटल 36,000 योजन पे अपने को पांडुप वन पे चारों दिशा में 4 अप्रतिम चैत्यालय के दर्शन होंगे। तो अपन जो सुदर्शन मेरु पर, एक मेरु पर जो 16 अप्रतिम चैत्यालयों की बात करते हैं, तो भद्रशाल वन में 4, फिर नंदन वन में 4, सोमनस वन में 4 और यहाँ पांडुप वन जो सबसे टॉप पर है वहाँ पर 4 अप्रतिम चैत्यालय है। तो यहाँ पर अपन ने टोटल 16 अप्रतिम चैत्यालय की पोजीशन देखी। तो यहाँ लिखा हुआ है 11,000 योजन तक समान विस्तार से जाता है और उसके बाद 25,000 योजन तक बढ़ता हुआ पांडुप वन के स्थान पर चारों ओर से युग पर कितना बढ़ता है पर्वत, तो 494 योजन संकुचित होता है। अपन ने यहाँ पे नंदन वन और सोमनस वन में देखा था कि पर्वत है तो उसके वो वन पे अपन पहुँच गए, तो वन पे जाकर के एक कटनी बनती है, तो 500 योजन चारों ओर से कटता है, तो कटने के कारण वहाँ क्या बन जाती है, कटनी बन जाती है गोल, और वहाँ पे चारों दिशा में 4 अप्रतिम चैत्यालय। तो यहाँ पे भी 500 योजन कट रहा था, यहाँ पे भी 500 योजन, लेकिन जो पांडुप वन है वहाँ पे 494 योजन कटता है। अब आप समझिए, यहाँ पे भद्रशाल वन पे विस्तार 10,000 योजन था और पांडुप वन पे पहुँचते पहुँचते पहाड़ संकुचित होते यहाँ पे पांडुप वन 1000 योजन विस्तार वाला बच जाता है। नीचे 10,000 योजन विस्तार वाला था और पहाड़ ऐसे सीधा जाता है, फिर संकुचित होता है, सीधा जाता है, फिर संकुचित, तो ऊपर जाते जाते सिर्फ 1000 योजन रिमेनिंग रहता है। और 1000 योजन में भी यहाँ पे क्या बोल दिया कि 494 योजन क्या करना है, चारों साइड से वो कटता है। तो अब चारों साइड से कटता है, तो आप यहाँ से 494 कट कीजिए, यहाँ से 494 कट कीजिए, तो कितना आंसर मिलेगा, 494 प्लस 494, यानी सिर्फ बीच में 12 योजन का डिस्टेंस बचेगा। ठीक है, 494 और 494 करोगे तो सिर्फ बीच में 12 योजन का डिस्टेंस यहाँ पे बचेगा। तो वो 12 योजन के डिस्टेंस में क्या है उसको अपन आगे समझेंगे नेक्स्ट। ठीक, अब अपन आगे समझते हैं। जो पंचमेरु की पूजन रहती है उसमें 5वें नंबर का छंद आता है, चारों मेरु समान बखाने, भूपर भद्रशाल चहु जाने, चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन कर वंदना हमारी। अब बीच में से एक पर्वत यहाँ से गायब हो गया और 4 नए आ गए, तो ये क्या हुआ, तो सुदर्शन मेरु का अपन ने देख लिया, भद्रशाल, नंदन, सोमनस और पांडुप वन। अब जो बीच का 12 योजन जो बचा उसमें पांडुप वन पे क्या रचनाएं होती है उसको अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि जो जिस सीक्वेंस से जयमाला आती है उसी सीक्वेंस से अपन इसको देख रहे हैं। तो पांडुप वन पे क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे कौन सी शिला है, कौन सी शिला पे कौन से तीर्थंकर भगवान का अभिषेक होता है, बीच में 12 योजन में क्या है, वो सब अपन बाद में देखते हैं। पहले 5वें नंबर का छंद समझ लेते हैं। तो सुदर्शन मेरु आपने पूरा समझ लिया। अब ये 4 वन अपन ने 4 पर्वत, टोटल 5 मेरु होते हैं, तो सुदर्शन मेरु को समझ लिया। अब ये जो 4 है उसकी हाइट सुदर्शन मेरु से कम है और ये चारों की हाइट सेम है। सुदर्शन मेरु सबसे ऊंचा पर्वत है, उससे ऊंचा कोई पर्वत आज तक नहीं है, ना होगा। तो सुदर्शन मेरु सबसे ऊंचा, उसको हमने समझ लिया कैसे, 99,000 योजन उसकी हाइट हुई। नीचे अपन 500 योजन ऊपर गए थे, एक प्रीवियस पर यहाँ से अपन 500 योजन ऊपर गए थे, तो 500 योजन ये
फिर ये 62,500 योजन इसको ऐड कर दीजिए तो 63,000 योजन हो गए, और उसमें 36,000 और ऐड कर दीजिए तो 63,000 प्लस 36,000, तो टोटल यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 99,000 योजन का क्या है, सुमेरु पर्वत है, और 1,000 योजन उसकी गहराई है, पर्वत की जड़ है। तो 99,000 में 1,000 योजन ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया, 1,00,000 योजन का आपका क्या हो गया, सुमेरु पर्वत हो गया। और सुमेरु पर्वत पे 1,00,000 योजन पे आपको पांडुवन मिल जाएगा, और 40 योजन की चूलिका है, उसको अपन बाद में समझते हैं। तो आपको पूरा समझ में आ गया किस तरह से 1,40,000 योजन विस्तार वाला सुमेरु पर्वत है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो 4 पर्वत बाकी है उसके बारे में समझते हैं। तो चारों मेरु समान बखाने, भूपर भद्रसाल चहु जाने। उसका मतलब बोला कि जो चारों मेरु पर्वत है सुदर्शन मेरु को छोड़ करके, कौन कौन से, तो विजय, अचल, मंदर और विद्युन्मानी। आपको उसकी सीक्वेंस ऐसे याद रखनी है। सेंटर में सुदर्शन मेरु, दूसरे नंबर का पर्वत विजय मेरु, तीसरे नंबर का पर्वत अचल मेरु, फिर पूर्व दिशा में आना तो मंदर मेरु, और 5वें नंबर का पर्वत विद्युन्मानी मेरु। और चारों मेरु समान बखाने, सुदर्शन मेरु तो उसकी हाइट सबसे ज्यादा है, 1,40,000 योजन विस्तार का, तो उसको तो समझ लिया, इसलिए इस चित्र में से सुदर्शन मेरु को हाइड कर दिया। अब चारों मेरु समान है, भूपर भद्रशाल चहु जाने, तो यहाँ पे चहु, चहु यानी 4, तो एक भद्रशाल वन, दूसरा भद्रशाल वन, तीसरा भद्रशाल वन और चौथा भद्रशाल, इसलिए भूपर भद्रशाल चहु जाने 4 भद्रशाल वन एक एक पर्वत पे नीचे है। और चैत्यालय 16 सुखकारी, अभी तक आता था चैत्यालय चारों सुखकारी, क्योंकि अपन सुदर्शन मेरु को समझ रहे थे। अब चारों मेरु को एक साथ समझ रहे हैं तो चारों के 4 साइड के 4-4 चैत्यालय गिनोगे तो 4 4 जा 16 हो जाएंगे। यहाँ पे 4 अप्रतिम चैत्यालय, यहाँ पे 4 अप्रतिम, इस पर्वत पे 4 अप्रतिम और इस पर्वत पे 4 अप्रतिम, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन कर बनना हमारे। तो आपने एक साथ 16 अप्रतिम चैत्यालय की वंदना कर दी, और यहाँ के 4 अप्रतिम चैत्यालय की वंदना अपन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो इस तरह से ये 16 अप्रतिम चैत्यालय और 4 पर्वत में सेम साइज के रहते हैं। नेक्स्ट, अब 6ठे नंबर का छंद जो पूजा में आता है, ऊंचे 5 शतक परवाखे, चारों नंदन बन अभिलाखे, चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन कर वंदना हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला, ऊंचे 5 शतक परवाखे, शतक का मतलब होता है 100 और 5 का मतलब होता है 5। अब 5 के पीछे 2 0 लगा दो 100 का, तो कितने हो जाएंगे 500। तो 500 योजन हाइट पर चारों नंदन वन बाकी। यहाँ पे चारों पर्वत की एक साथ सिचुएशन बताइए कि यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ बताया हुआ है ये भद्रशाल वन से यहाँ पे दूसरा जो नंदन वन मिल रहा है उसकी हाइट कितनी है 500 योजन, और ये यहाँ एक पर्वत में दिखाई है, वैसा ही आपको चारों पर्वत में समझना है। तो ऊंचे 5 शतक पर बाकी, चारों नंदन वन अभिलाखी, और कितने चैत्यालय हो गए, तो यहाँ पे भी 4 4 2 8 4 3 12 14 14 16, तो टोटल 16 अप्रतिम चैत्यालय नंदन वन पर भी हो गए। तो नंदन वन के 16 अप्रतिम चैत्यालय की भी अपन यहाँ बाघ सहित वंदना करते हैं। तो इस प्रकार अब अपन आगे समझते हैं। नेक्स्ट, फिर आता है छंद में 55 सहस्रतंगा, वन सो मनस 4 बहुरंगा, चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन कर वंदना हमारी। यहाँ पे क्या बोला, 55 सहस का मतलब होता है 1000, और 55 55 यानी 505, और सहस के 3 0 लगा दीजिए तो 55,500 योजन, उसकी इतनी हाइट पर कौन सा वन मिलेगा, सौनस वन, और कितने लिखे 4, तो 4 क्यों लिखा, क्योंकि अपन 4 पर्वत की एक साथ बात कर रहे हैं,
तो ये आपका जो नंदन वन था वहाँ से सोमनस वन की यहाँ पे हाइट बताई है 55,500 योजन हाइट। यहाँ से सोमनस वन की हाइट 55,500 योजन है। ठीक है, और कितने, तो चारों वन, क्योंकि यहाँ का गिनना, यहाँ का इस पर्वत का इस पर्वत का, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा है। और कितने टोटल हो गए, तो यहाँ पर भी 16 अप्रतिम चैत्यालय, यहाँ पर भी 16 अप्रतिम चैत्यालय, यहाँ पर भी यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, तो टोटल मिला के 16। तो इस तरह से 55,500 योजन हाइट पर अपने को सोमनस वन मिलेगा। यहाँ 500 था और यहाँ 55,500, तो टोटल अपन जमीन से 56,000 योजन हाइट पर पहुँच चुके हैं। 56,000 योजन हाइट पर अपने को सोमनस वन, चारों सोमनस वन के 16 अप्रतिम चैत्यालयों की अपन वंदना कर रहे हैं। अब अपने को नेक्स्ट समझिए। ठीक, अब 8वें नंबर का चिन्ह जो पूजा में आता है, उच्च 28 सहस बताए, पांडुक चारों वन शुभ गाए, चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन कर वंदना हमारी। अब क्या बोला, उच्च यानी कितना ऊंचा है, 28 सहस, सहस यानी 1000, तो 28,000 हाइट पर पांडुक वन मिलेंगे। और कितने मिलेंगे, 4, क्योंकि 4 पर्वत की बात है। और चारों वन शुभ गाए, चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन कर वंदना। तो ये अपना था सोमनस वन। सोमनस वन से ये पांडुक वन जो सबसे टॉप पर है, उसके बीच की हाइट 28,000 की हो गई। तो आप टोटल काउंट कर सकते हैं, यहाँ भद्रासाल से यहाँ का 500 योजन, फिर नंदनवन से सोमनस वन के बीच का अंतर था 55,500 योजन, यानी ये टोटल हो गया 56,000, और 56,000 में 28,000 और ऐड कर लीजिए, तो 56,000 प्लस 28,000 यानी 84,000 योजन की हाइट पर हमको पांडुक वन मिल जाएगा। और जो अपन ने सुदर्शन मेरु के बारे में देखा था, तो वहाँ 99,000 की योजन की हाइट पर हमको पांडुक वन मिल रहा था। और बाकी जो पर्वत है वो सुदर्शन मेरु से छोटे हैं। वो चारों पर्वत कितनी हाइट पर है, तो टोटल 84,000 योजन की हाइट पर है। और ये चारों पर्वत है, उन चारों पर्वत की हजार योजन की जड़ वो भी चित्रा पृथ्वी में है। तो 84,000 जो बाहर ऊपर अपने को दिख रहा है वो हाइट हो गई, और 1,000 योजन जमीन में है। तो इस तरह से हम सबसे टॉप पर 84,000 योजन की हाइट पर यहाँ पे अपने को पांडुक वन मिल जाएंगे। और हर एक पर्वत के 4 अप्रतिम चैत्यालय, यानी टोटल 16 अप्रतिम चैत्यालय की अपन वंदना करें। अब नेक्स्ट ठीक, अब आपको पूरा समझ में आ गया। सुदर्शन मेरु अपन ने सबसे पहले समझा था, फिर वो सबसे डिफरेंट है यानी सबसे हाईएस्ट हाइटेड है, इसलिए उसको अपन ने अलग समझा। बाकी 4 पर्वत है उसकी सब सेम है, इसलिए उसको एक साथ समझ लिया। अब चारों को अपन मिलाते हैं। 9th नंबर का छंद जो पूजा में आता है, सुर नर चारण बंदन आवे, सो शोभा हम किया मुख गावे, चैत्यालय 80 सुखकारी, मन वचन कर वंदना हमारी। ठीक, ये 5 मेरु आप एक साथ देख रहे हो, लेकिन जम्बूद्वीप में तो अकेला सुमेरु पर्वत ही होता है। ये 4 पर्वत आपको कहाँ मिलेंगे, तो जब अपन 2.5 द्वीप समझेंगे तब ये 4 पर्वत की पोजीशन देखेंगे। तो अभी आप समझने के लिए यहाँ 16 अप्रतिम चैत्यालय सुदर्शन मेरु के, 4 भद्रसाल के, 4 नंदनवन के, 4 सोमनस वन के और 4 पांडुक वन के। तो 16 अप्रतिम चैत्यालय सुदर्शन मेरु के, 16 अप्रतिम चैत्यालय विजय मेरु के, 16 अप्रतिम चैत्यालय अचल मेरु के, 16 अप्रतिम चैत्यालय मंदर मेरु के और 16 अप्रतिम चैत्यालय विक्रम मेरु के। तो 16 को 5 बार प्लस कर दिया तो 80 अप्रतिम चैत्यालय आ गए। इसलिए यहाँ पे लिखा है चैत्यालय 80 सुखकारी। 80 चैत्यालय की हम एक साथ वंदना करते। सुर यानी देव, नर यानी मनुष्य, चारों रिद्धिधारी मुनि महाराज यहाँ पे वंदना करने के लिए आते हैं
और इतनी अच्छी शोभा होती है वहाँ की या अप्रतिम चैत्यालय की कि हम किन मुख गावे, हम किस मुख से ये पंचमेरु के जो अप्रतिम चैत्यालय की शोभा है, वहाँ के जो वन है, वहाँ के जो अप्रतिम चैत्यालय है, उसमें कितनी हाइट की कितनी प्रतिमा होती है, वो सब अपन बाद में देखेंगे। आज पंचमेरु को समझना था तो पंचमेरु में इस प्रकार से इतनी हाइट पर इतना वन है और उसकी चारों दिशा में पर्वत 500 योजन कटने पर कटनी बनती है और चारों दिशा में एक एक अप्रतिम चैत्यालय। इस प्रकार से 80 अप्रतिम चैत्यालयों की अपन ने वंदना की। और लास्ट में आता है पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोई, ध्यानत फल जाने प्रभु तुरंत महासुख हो। तो इस प्रकार से पंचमेरु यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट, अब कल अपन देखेंगे कि वो जो चूली का अपन ने यहाँ पे पांडुशिला पे सुदर्शन, ये सुदर्शन मेरु है, सुदर्शन मेरु का पांडुशिला, उसमें ये चूली का जो 40 योजन है, यानी आप 1 लाख रुपये समझिए और 40 रुपये समझिए, तो 1 लाख के सामने 40 रुपये कुछ नहीं कहलाते, राइट। तो जहाँ पे सुमेरु पर्वत की हाइट 1 लाख योजन है, उसके सामने 40 योजन की चूली का कुछ भी नहीं कहलाती। इसलिए कई बार लोग सुमेरु पर्वत की हाइट 1 लाख योजन बोल देते हैं, क्योंकि 40 योजन बहुत कम कहलाते हैं। फिर भी उसकी परफेक्ट हाइट 1,40,000 योजन की होगी। तो चूली का क्या है, यहाँ पे कौन से तीर्थंकर के, कौन से क्षेत्र के, कौन से तीर्थंकर का अभिषेक कौन सी शिला में किस दिशा में होता है और किस प्रकार देव अभिषेक करते हैं, वो अपन कल समझेंगे। आज इतना ही। आप लोगों को पंचमेरु के बारे में सबको समझ में आया होगा। अब अपन कल और आगे पढ़ेंगे और जो विदेश क्षेत्र में कहाँ पे उत्तम भूमि है, विदेश क्षेत्र में किस किस प्रकार से नगरियों की रचना हुई है, विजयार पर्वत और क्या क्या उसमें है, और कहाँ पे वहाँ चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति लिखता है, वो सारी बातें विदेश क्षेत्र में कहाँ पे कर्म भूमि है, कहाँ पे भोग भूमि है, कहाँ पे उत्तम भोग भूमि है, किस कारण से वहाँ पे 2 वृक्ष है और उस वृक्ष के नाम से जो जम्बू वृक्ष है उसके नाम से अपने द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा था, वो जम्बू वृक्ष कैसा है, वो सारी बातें अपन आगे सीखेंगे। आज इतना ही। जय बोले गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देत मोत्रो। हे जिन वाणी भारती तो ये जपऊ दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुर सेवा